का स्वागत है फिफ्थ लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ सेट्स। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने ऑपरेशंस ऑफ सेट्स डिस्कस किया था, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ये पांचों ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया है। तो इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के लिए हम तीन सेट यूज़ कर रहे हैं, एक तो ए बी सी और फिर इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट है यू। तो ठीक है, ये वाले नोटेशंस हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो आइडेम्पोर्टेंट लॉ से शुरू करते हैं। पहला लॉ है आइडेम्पोर्टेंट लॉ। तो बेसिकली आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन ए इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। मतलब किसी भी सेट को अपने आप से यूनियन करेंगे तो हमें आउटपुट वही आएगा, और किसी भी सेट को अपने आप से इंटरसेक्शन करेंगे फिर भी हमें आउटपुट वही आएगा। ठीक है, तो इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? जैसे हमें पता है कि ए यूनियन बी का हमने प्रॉपर्टी जब लिखा था कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। मतलब ए यूनियन बी तभी हम कह सकते हैं अगर x a में बिलोंग करता है या x b में बिलोंग करता है। दोनों में एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए यूनियन ए के ऊपर। तो ए यूनियन ये अगर हमें कैसे मिलेगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो ए के बी के बजाय a है तो यहाँ पे भी a ही आएगा। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a दोनों सेम कंडीशन है। तो सेम कंडीशन दो बार हमें लॉजिकली लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम बस एक बार लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू a। तो ये किसके इक्वल हो गया? a के इक्वल हो गया। तो a यूनियन a इक्वल टू a। सेम a इंटरसेक्शन a के लिए भी हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। जैसे और के बजाय हमें बस अंड आ जाएगा। तो अंड आने के बाद भी दोनों कंडीशंस तो सेम है, तो हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख सकते हैं। तो a यूनियन a इक्वल टू ए हो गया और a इंटरसेक्शन a इक्वल टू b ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आइडेम्पोर्टेंट लॉस है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी लॉस। तो ऑलरेडी हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त अलजेब्रा में हमने डिस्कस किया होगा कि अगर मान लेते हैं 2 प्लस जीरो इक्वल टू 2 होगा, 3 प्लस जीरो इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो जीरो एलिमेंट है अगर मैं किसी और एलिमेंट से ऐड कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट वैल्यू जो है वो बदल नहीं रहा। ठीक है, सेम ही आउटपुट वैल्यू आ रहा है। सिमिलरली 3 से अगर मैं जीरो को प्लस करता हूँ तो मुझे 3 ही आ रहा है। तो इस केस में क्या कहते हैं, हम जीरो को एक आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर हम उसको ऐड भी करेंगे तो इनिशियल जो हमने वैल्यू लिया है उसको चेंज नहीं करेगा। तो उसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो 2 इंटू वन इक्वल टू 2, 3 इंटू वन इक्वल टू 3। तो ये जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि हम जिस किस भी नंबर को लेंगे अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन को जब हम लेते हैं तो इसके आइडेंटिटीज क्या बनेंगे? तो देखिए यहाँ पे दिया है दो लॉस दिए हैं इसने, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए। तो इसने यहाँ पे ऐसे दिया है कि यूनियन के केस में फाई जो है वो आइडेंटिटी सेट होगा और इंटरसेक्शन के केस में यूनिवर्सल सेट जो है वो आइडेंटिटी होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए भी हम वैसे ही कंडीशन लिख सकते हैं, ए यूनियन फाई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई। तो देखिए x बिलोंग्स टू फाई कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, फाई एक एम्प्टी सेट है।
तो इसमें x करके कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा, ये कंडीशन कभी हो ही नहीं सकता। जो कंडीशन हो नहीं सकता, बीच में और दिया हुआ है, तो हमें कोई इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को अगर हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a। ये फिर से a हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम a इंटरसेक्शन यूनियन इक्वल टू a भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लॉस ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डोमिनेशन लॉस। तो डोमिनेशन लॉस क्या कहते हैं कि जो इनपुट हम ले रहे हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, आउटपुट हमेशा जो है वो यूनिवर्सल सेट ही होगा। जब हम यूनियन कर रहे हैं, जब हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, हमारा इनपुट एलिमेंट जो भी हो, आउटपुट एलिमेंट हमेशा एम्प्टी सेट ही होगा, ठीक है। तो इसको डोमिनेशन लॉ बोल रहे हैं, क्योंकि इनपुट सेट को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, हर बार जो है यूनिवर्सल सेट उसको डोमिनेट कर दे रहा है और जो आउटपुट है वो यूनिवर्सल सेट ही आ रहा है। यहाँ पे भी इनपुट सेट से हमारा कोई मतलब नहीं है, जिस किस सेट को भी लेंगे अगर उसको हम इस सेट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो आउटपुट है वो आउटपुट फाई ही हो रहा है और वो डोमिनेट कर रहा है। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको एक वेन डायग्राम ड्रॉ करके प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ ये एक वेन डायग्राम है और एक यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर अगर मैं एक सेट ए ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट में भी है। हमें पहले ही पता है कि यूनिवर्सल सेट हमेशा छोटे सेट सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो अगर मैं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट अगर करता भी हूँ तो मेरे को कोई बाहर का नया एलिमेंट ऐड नहीं होगा, जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है वही एलिमेंट बचेंगे। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट ही होगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन फाई, तो इंटरसेक्शन के पहले हमें क्या मतलब है कि हम जो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट्स में उनको निकालेंगे। जब फाई जो एम्प्टी सेट है, अगर इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन एलिमेंट निकालने की बात ही नहीं होगी। तो फिर ए इंटरसेक्शन फाई हमेशा एम्प्टी सेट ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन एलिमेंट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये दोनों डोमिनेशन लॉस है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट आउटपुट हमेशा सेम ही होगा। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट लॉस पे चलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट लॉस क्या है, तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट जो है ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए। इसका मतलब है अगर मैं यूनिवर्सल सेट एक लेता हूँ रेक्टेंगल और इसमें कोई सेट मैं ए डिफाइन करता हूँ इस तरह, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़कर बाकी जितना भी एरिया है वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब मैं अगर लाइंस ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ए को छोड़कर बाकी जितना भी एरिया है वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों कंडीशंस को प्रूव करने के लिए बस इस वेन डायग्राम को थोड़ा सा हमें एनालाइज करना है। देखिए इसने क्या कहा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए जो है सर्किल के अंदर के वैल्यूज हैं और ए कॉम्प्लीमेंट जो है सर्किल के बाहर के वैल्यूज हैं। अगर मैं इन दोनों को यूनियन कर देता हूँ तो मुझे पूरा रेक्टेंगल आ जाएगा। तो उससे पहला पॉइंट प्रूव हो गया कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू टोटल यूनिवर्सल सेट। अब सेकंड पॉइंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाइव। अब ये जो सर्किल के अंदर के वैल्यूज हैं ये तो ए हैं और सर्किल के बाहर के वैल्यूज सारे ए कॉम्प्लीमेंट है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों के बीच कोई कॉमन वैल्यू है या नहीं, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सर्किल के अंदर है और ये सर्किल के बाहर है। तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं, तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम कॉम्प्लीमेंट लॉस को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि यहाँ देखिए ए यूनियन बी और बी यूनियन ए,
तो हमने ऑर्डर बदल दिया, पहले ए यूनियन बी था, अब हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स करने के बाद भी अगर रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब मुझे अगर ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए प्रूव करना है, एक तो मैं वेन डायग्राम से कर सकता हूँ कि मैंने दो सेट ड्रॉ कर लिया और उन दोनों को शेड कर दिया। अगर ए यूनियन बी करूँगा तभी वो दोनों शेड हो जाएंगे, अगर बी यूनियन ए करूँगा फिर भी वो दोनों शेड हो जाएंगे। तो मुझे वेन डायग्राम से तो आसानी से पता चल जाएगा। नहीं तो अगर मुझे प्रॉपर्टी से करना है तो वैसे भी कर सकता हूँ कि ए यूनियन बी, इसका प्रॉपर्टी अगर हम लिखेंगे तो एक्स सच दैट x belongs to A और x belongs to B। ठीक है, अब मैं इस कंडीशन को रिवर्स भी लिख सकता हूँ। मैं इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ x belongs to B और x belongs to A। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये फिर B यूनियन A के समान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, x belongs to B और x belongs to A। तो फिर ये B यूनियन A हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम इंटरसेक्शन भी प्रूव कर सकते हैं, और के बजाय बस अंड लगाना है। तो इसका ऑर्डर भी हम रिवर्स कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए। तो इससे मेरा कोई आउटपुट फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं रिवर्स लिख लूँगा। तो फिर क्या आएगा हमें, बी इंटरसेक्शन ए। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ऐसे प्रूव हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस कॉम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। बेसिकली एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम तीन सेट के बीच में एक ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसके दो तरीके हैं। एक तो देखो, पहले ए यूनियन बी कर सकते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सी से यूनियन कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, पहले बी यूनियन सी कर सकते हैं और फिर ये जो बी यूनियन सी आउटपुट आएगा इसको ए से यूनियन कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीकों में जो आउटपुट निकलता है फाइनली वो इक्वल होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब इसको कैसे प्रूव करना है, एक तो वेन डायग्राम से कर सकते हैं या प्रॉपर्टीज से। तो देखिए, प्रॉपर्टीज से करूँगा अगर मैं, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और x बिलोंग्स टू सी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब जो पहला कंडीशन है इसको फिर और डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, फाइनली और x बिलोंग्स टू सी। ठीक है, हमारे पास तीन कंडीशन है, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। अब इनका ग्रुपिंग कैसा होगा, इससे कोई हमारा आउटपुट फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इन दोनों के बीच ब्रैकेट निकाल के लास्ट दोनों पे लगा दूं फिर भी मेरे को लॉजिक में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं उस तरीके से लगा देता हूँ तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। अगर मैंने इस तरीके से किया तो मेरे को क्या, इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इस तरीके से हम पहला कंडीशन जो है प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली हम दूसरा कंडीशन भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अभी तक हमने कॉम्यूटेटिव लॉ में देखा कि हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया, एसोसिएटिव लॉ में हमने देखा कि जो ग्रुपिंग कर रहे हैं वो रिवर्स कर दिया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, दो ऑपरेटर होंगे और फिर उन दोनों ऑपरेटर्स का जो ऑर्डर है उसको बदलेंगे। जैसे अगर आप लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन को देखिए तो पहले हम ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है तो पहले इंटरसेक्शन करेंगे, फिर जो आउटपुट आएगा उसको ए से यूनियन करेंगे। ठीक है, तो पहले इंटरसेक्शन हो रहा है, सेकंड यूनियन हो रहा है। लेकिन राइट साइड का एक्सप्रेशन देखिए, पहले यूनियन होगा इन दोनों का, फिर जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसका ऑर्डर हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम प्रॉपर्टीज से, लेकिन इसका थोड़ा लंबा प्रूफ है तो अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन कुछ इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस सेटिस्फाई होंगे और हम इनको प्रॉब्लम्स में भी बहुत जगह यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ बेसिकली कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड लॉ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर इसको हमें वेन डायग्राम से प्रूव करना है तो देखिए, पहले हम एक वेन डायग्राम ले लेते हैं और फिर इस रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट डिफाइन करते हैं। फिर हम अंदर दो सेट लेंगे, सेट ए और सेट बी, सेट ए और बी। अब इसने क्या कहा कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है वो सभी होंगे। तो उसको अगर शेडेड एरिया में मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, कुछ इस तरह करूँगा, ए और बी को पूरी तरह छोड़ दूँगा और फिर जितने भी बाकी एरिया है यूनिवर्सल सेट में उसको मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब राइट साइड एक्सप्रेशन को वेन डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया U और फिर दोनों सेट ले लिए A और B। अब देखिए A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट होगा A को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट। ठीक है, तो मैं इसको हॉरिजेंटल लाइन से अगर रिप्रेजेंट करता हूँ तो A को छोड़कर मुझे बाकी पूरा रेक्टेंगल फिल करना पड़ेगा। तो मैंने A को छोड़कर बाकी पूरा रेक्टेंगल फिल कर दिया। थोड़ी देर भूल जाइए कि B सेट भी प्रेजेंट है, बस आप A वाले सर्किल को देखिए और जो बाकी का एरिया है उसको शेड करिए। तो जो है हॉरिजेंटल जो लाइंस ड्रॉ किया है वो A कॉम्प्लीमेंट के लाइंस है। अब B कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, जो B सर्किल है उसको छोड़कर बाकी पूरा एरिया। तो अभी हम इसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी ड्रॉ कीजिए, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे। हम पूरा ए के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस हमें जो बी सर्कल है उसको अवॉइड करना है। तो बी सर्कल को छोड़कर बाकी पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो इंटरसेक्शन है तो मतलब कॉमन एलिमेंट है, मतलब वर्टिकल लाइन भी प्रेजेंट होना चाहिए, हॉरिजेंटल लाइन भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। और ये कौन से एरिया में दोनों लाइन प्रेजेंट है, इस सर्किल के एरिया को छोड़कर, इस सर्किल के एरिया को छोड़कर जितना भी बाहर का एरिया है हर जगह दोनों लाइन प्रेजेंट है। तो इन दोनों वेन डायग्राम्स में से हम बता सकते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का एरिया और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का एरिया सेम है। तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से हम वेन डायग्राम ड्रॉ करके ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बट आप याद रखने के लिए बस आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन लिया तो यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डी मॉर्गन लॉस। अगला हम प्रैक्टिस एग्जाम्पल पे जाएंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में यहीं तक हम रैप अप करते हैं। थैंक यू।